हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फोबियाज़ एंड डिसेबिलिटीज़ फॉर एचपी टेट 2021 के लिए। इसके साथ ही टीजीटी कमीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन एचपी टेट में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर एक टेट में आते ही आते हैं। मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन तो किसी भी टेट में, चाहे वो आर्ट्स का हो, नॉन मेडिकल, मेडिकल, जेबीटी, एलटी, शास्त्री, उर्दू या पंजाबी टीचर, कोई भी टेट हो हिमाचल प्रदेश का, किसी भी ईयर का उठा के देख लीजिए, फोबियाज़ या डिसेबिलिटीज से क्वेश्चन आते ही है। आज हम फोबियाज़ और डिसेबिलिटीज़, फोबियाज़ अर्थात डर को, और डिसेबिलिटीज़ जिसे हम विकार कहते हैं, इसको विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। पूरी चीज़ें हम विस्तार पूर्वक इसमें समझने वाले हैं, और मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा आपकी लर्न कैसे करेंगे इन चीज़ों को। अगर आप फर्स्ट टाइम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आपको कन्फ्यूज़न होगा कैसे आप इनको लर्न करें। तो मैं आपको ईजिली इनको विद ट्रिक्स जहाँ तक पॉसिबल हो, एज पॉसिबल उतने में एफर्ट्स करूँगा कि आपको लर्न हो जाए। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप भी बहुत बोल रहे थे कि सर सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, तो जैसे कि मैंने अभी जो वीडियो है आज ही के दिन जस्ट 3 से 4 आवर पहले, बिफोर 3 to 4 आवर्स वी हैड अपलोड अ वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया था साइकोलॉजी के टॉप 30 एमसीक्यूज। उसमें आपका अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत अच्छा वीडियो जा रहा है। बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था कि जो रिमेनिंग सिलेबस बचा है उसको जल्दी से कवर कीजिए। तो गाइज मैं आपको बताऊंगा कि विद इन 3 से 4 डेज़ के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं साइकोलॉजी का सिलेबस, जो भी पॉसिबल सिलेबस होगा। गाइज वैसे तो साइकोलॉजी का बहुत बड़ा सिलेबस दिया गया है एचपी टेट में भी, और सी टेट के हिसाब से ही होता है एचपी टेट का सिलेबस भी। चूँकि एचपी टेट का स्टैंडर्ड सी टेट से थोड़ा सा हल्का रहता है, इसलिए हम एचपी टेट के जो मेन सिलेबस है उनको कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 12 वीडियो में साइकोलॉजी को डिस्कस कर लिया है। जिन साथियों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखी है वो जाकर देख ले, आपके काम की चीज़ें हैं। और एक चीज़ मैं फिर से कहूँगा कि दिव्यांशी शर्मा जी है हमारे ग्रुप में एक एक्टिव मेंबर, उनका नाम लेना चाहूँगा। उन्होंने कमेंट किया है कि वो हमारी वीडियोस को रेगुलरली वॉच करते हैं और उन्हें हमारे ऊपर बहुत डिपेंडेंसी है, और उम्मीद करते हैं कि ईश्वर से हम कामना करते हैं कि उनका और आप सभी का टेट इस बार क्लियर हो। उन्हें भी हम शुभकामनाएं देते हैं, और हमें बहुत खुशी है कि ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो रेगुलरली हमारी वीडियो को वॉच करते हैं। तो आप कमेंट भी ज़रूर रीड किया करें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं फ्रेंड्स जो आप तो ऐसे सोचते हैं कुछ लोग कि ये काम की चीज़ें नहीं हैं, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही बताते हैं। बहुत सारे लोगों के हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। तो इस तरह से आप जो है कमेंट सेक्शन में एक दूसरे को मैसेज भी कर सकते हैं, ताकि आप अच्छी तरह से एक दूसरे को जान पहचान भी कर सके कि आपके कॉन्सेप्ट और आपकी प्रेपरेशन कैसे चल रही है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट अवर यूट्यूब चैनल एंड जो हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं उनके बारे में, उनके रिगार्डिंग में। बाकी वीडियो को शुरू करते हैं। समझ ही गए होंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको मैं बताऊं कि फोबियाज़ और डिसेबिलिटीज़ इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ओके, डिसेबिलिटीज़ को बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फोबियाज़ को। इंग्लिश और हिंदी मीडियम्स दोनों ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहले गाइज फोबियाज़ क्या होता है? डर। अब गाइज ऑब्वियस है, जैसे किसी को जो है पानी से डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है, जैसे किसी को स्विमिंग से डर लगता है ना, पानी के अंदर मतलब डर लगता है ना। उस तरह से किसी को हाइट से डर लगता है, जानवर से लगता है, किसी को सांप से डर लगता है ना, किसी को अंधेरे से डर लगता है। तो साइकोलॉजी में उनको एक प्रॉपर नाम दिया गया है, ठीक है। जैसे हाइड्रोफोबिया है, तो हाइड्रोफोबिया होता है अफ्रेड ऑफ वाटर या अफ्रेड फ्रॉम वाटर। एक चीज़ और गाइस, जिसको ये क्लियरली विजिबल नहीं हो तो वो जो है मेरी वॉइस को भी ढंग से सुन लें, उसमें भी मैं बात करूँगा। हालांकि मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, अगर हो सके तो आप लिख लें अपने नोट्स में। बेहतर ये होगा कि आज आप नोट्स बना लें, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को देखकर नोट्स बना रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, जब टेट का रिजल्ट आएगा उन साथियों का अच्छा रिकॉर्ड आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, ये मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। क्योंकि गाइस मैं पर्सनली बताऊँ, मैंने भी इन्हीं नोट्स से प्रेपरेशन की थी, और मैं हर वीडियो में बताता हूँ। फर्स्ट टेट में मेरे 25 आते और सेकंड टेट में मेरे 27 आए थे, 30 आउट ऑफ 30। मतलब काफ़ी अच्छे नोट्स है। और मेन चीज़ ये है कि 12 से 13 चैप्टर है, और इन्हीं चैप्टर से ही 30 के 30 क्वेश्चन आते हैं, बाकी बार से नहीं आते हैं। तो बाकी विश्वास करना तो आपके ऊपर डिपेंड है। जो चीज़ बतानी है वो मैंने बता दी, रेस्ट इज़ योर चॉइस। तो हाइड्रोफोबिया की ओर लौटते हैं। हाइड्रोफोबिया होता है अफ्रेड फ्रॉम वाटर या अफ्रेड ऑफ वाटर, मतलब पानी से डर। जिस इंसान को पानी से डर लगता है या पानी में तैरने से डर लगता है ना, मतलब अफ्रेड फ्रॉम वाटर। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी याद है। क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि पानी से डर को, या इंग्लिश में पूछेगा अफ्रेड फ्रॉम वाटर या अफ्रेड ऑफ वाटर इज कॉल्ड। आपके पास ऑप्शन 3-4 होंगे, हाइड्रोफोबिया, जूफोबिया, ओक्लोफोबिया या एग्रोफोबिया। इस तरह से आपको टेक करना है हाइड्रोफोबिया पे। तो अब इसको लर्न कैसे करेंगे? अब हाइड्रोफोबिया गाइस, आपको पता है जो पानी है, पानी से बिजली बनती है ना, तो जहाँ पे बिजली बनती है उनको किस तरह से लर्न करते हैं कि हाइड्रो प्रोजेक्ट होते हैं ना वो। जैसे
अब जैसे कि हिमाचल प्रदेश में जैसे अलग अलग हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, पार्वती हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है ना, नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट्स है। ओके, इस तरह से हिमाचल प्रदेश का जीके भी आपको पता होना चाहिए गाइज कि सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा है, पार्वती परियोजना जो है। ठीक है, उसी तरह से आपको सिंपली ये लर्न करना है कि हाइड्रोफोबिया मतलब, हाइड्रो मतलब जहाँ से पानी से बिजली बनती है, तो ये मतलब कहीं ना कहीं वाटर से रिलेटेड होगा, पानी से रिलेटेड होगा। तो कि हाइड्रोफोबिया को इस तरह से लर्न करेंगे। जू फोबिया, ये तो बिल्कुल ईजी है लर्न करने को, क्योंकि एनिमल्स कहाँ रहते हैं, जू के अंदर रहते हैं, है ना। तो जू फोबिया किससे रिलेटेड होगा, फियर ऑफ एनिमल्स। ओके, तो आई होप आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है फियर ऑफ हाइट्स। अगर किसी को ऊंचाई से डर लगता है, क्योंकि बहुत सारे को हाइट से डर लगता है, अगर आप मल्टी मंजिल लेयर वाली किसी घर में जाएंगे, किसी बिल्डिंग्स में जाएंगे, तो वहाँ पे अगर देखते हैं इस तरह से बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे क्या मतलब 95% ऐसे लोग होते हैं जिनको हाइट से डर लगता है ना। मान लीजिए आप 8th 9th 10th फ्लोर पर चले जाते हैं, 10वीं 11वीं मंजिल पर चले जाते हैं, वहाँ से जब आप नीचे फ्लोर को, ग्राउंड फ्लोर को देखते हैं, तो काफ़ी डर लगता है। तो उस तरह के डर को क्या कहते हैं, उस तरह के फोबिया को क्या कहते हैं, एक्रोफोबिया। हिंदी वाले भी, अब जो गाइज कुछ एक साथी ऐसे होंगे जो कहेंगे कि साथी सर की हाइड्रोफोबिया को क्या बोलेंगे, तो गाइज हिंदी में भी इसी तरह का लिखे को मिलेगा आपको पेपर में, हाइड्रोफोबिया ही, बस आपको हिंदी में लिखेगा, बाकी यही है कॉमन, है ना। ऐसा नहीं है कि हिंदी में कोई और नाम होगा, इसका सेम नेम ही है। तो एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट्स, इसको लर्न आप खुद कर लीजिएगा कि एक्रोफोबिया जो होगा वो हाइट से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट है ओक्लोफोबिया। गाइज कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जैसे फियर ऑफ मोव या भीड़, मतलब जिनको भीड़ से डर लगता है। अब आप कहेंगे सर ये कैसी चीज़ है। अब देखिए गाइस, कुंभ का मेला आपने सुना होगा सभी ने ना, कुंभ का मेला या कोई और बड़ा जो मेला होता है, वहाँ पे जैसे अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, जैसे कुल्लू में दशहरा लगता है ना। तो कुल्लू का दशहरा जो आप जानते हैं फेमस फेस्टिवल है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का। तो वहाँ पे अब बहुत सारी भीड़ होती है, तो मतलब जब आप छोटे रहे होंगे, बच्चे रहे होंगे, तब इस तरह के बड़े व्यापक स्तर के मेले पे, फेस्टिवल पे गए होंगे, तो मतलब वहाँ पे डर लगता है कहीं यार जो आपके साथ रिलेटिव्स है, कोई भी रिलेटिव हो सकता है, जैसे आपके मॉम डैड भाई बहन किसी के साथ, तो डर बना रहता है कि यार कहीं वो गायब ना हो जाए, गायब होंगे तो मतलब काफ़ी इस तरह का जो भय होता है, जिस तरह का डर जो होता है, फोबिया होता है, उसको क्या कहते हैं, फियर फ्रॉम मोव या भीड़, मतलब भीड़ से डर लगा, मतलब जहाँ पे बहुत सारा जनसंख्या में, जनमानस में लोग इकट्ठे हुए होते हैं, उनसे जो डर लगता है, इस तरह का डर नहीं मतलब कि लड़ाई झगड़ा होगा, मतलब अजीब सा डर बना रहता है कि कहीं हम खो ना जाए अपने रिलेटिव से, तो है ना, उसको कहते हैं ओक्लोफोबिया। ओके, आपको सिंपल रखना है। एक्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ हाइट्स, ओक्लोफोबिया मतलब फियर ऑफ मूव या भीड़। तो गाइज इसके बाद मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं फोबियाज और डिसेबिलिटी जिनको आपको लर्न करना ही है। बाकी अगर लर्न नहीं भी हो फिर भी चलेगा, लेकिन कुछ एक ऐसे होंगे जिनको आपको लर्न करना ही है। ओके, वीडियो के लास्ट में वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है एग्रोफोबिया। गाइस एग्रोफोबिया होता है फियर ऑफ ओपन फील्ड, मतलब खाली स्पेस से या खाली मैदान से जिस जो डर लगता है, भय लगता है, उसको बोलते हैं एग्रोफोबिया। अब इसको कैसे लर्न करेंगे, सिंपल है। एग्रो एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, इस तरह से एग्रो मतलब एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है, कृषि। कृषि कहाँ करते हैं, फील्ड में करते हैं ना, मैदान में करते हैं। तो आपको इस तरह से याद रखेंगे। एग्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ ओपन फील्ड या मतलब खुले मैदानों से जो भय होता है उसको एग्रोफोबिया कहते हैं। लर्न कैसे करेंगे, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कृषि, कृषि कहाँ पे होती है, फील्ड पे होती है या मैदान में होती है ना। नेक्स्ट है निक्टोफोबिया। गाइज निक्टोफोबिया, यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है। निक्टोफोबिया किस तरह से लिखते हैं, इंग्लिश वाले ध्यान दें, NYTOPHOVIA, निक्टोफोबिया या नाइक्टोफोबिया भी कहते हैं, है ना। कुछ बुक में निक्टो लेते हैं, लेकिन बेसिकली मैं नेट पे भी सर्च मारा तो इसको NYCTOE लेते हैं, निक्टोफोबिया। तो निक्टोफोबिया क्या होता है गाइज, फियर ऑफ डार्कनेस। अब अंधेरे से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, अमूमन सभी को डर लगता है अंधेरे से, खासकर जैसे रात में, जैसे घर के बाहर नहीं जाते हैं बहुत सारे, मतलब बच्चे इस तरह के होते हैं, या बहुत सारे बड़े लोग भी इस तरह के होते हैं जिनको डार्कनेस से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, तो उसको क्या कहते हैं, निक्टोफोबिया। बिल्कुल इसको ऐसे रखना याद। अब इसको लर्न कैसे करेंगे गाइस, इसको इस तरह से करना है, निक्टो है, एन है, एन से निक्टो और एन से नाइट, क्योंकि डार्क कब होगा, नाइट को होगा ना, अंधेरा। तो इस तरह से ये ट्रिक है। आई होप यार आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये मतलब कॉमन ट्रिक है, ज़रूरी नहीं आप इसी ट्रिक से आप किसी और चीज़ से भी याद कर सकते हो। मतलब मैं वो पॉसिबल एफर्ट्स मार रहा हूँ जिससे कि आप इजीली इसको लर्न कर पाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया, अगर हो ना कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो आता ही है, या तो फोबिया से या डिसेबिलिटी से हो। मतलब अगर आपकी लक अच्छी होगी, मतलब कभी कभी लक का भी होता है, तो 3 से 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन 1 से 2 मिनिमम आएगा ही। आप ऐसा समझिए, मिनिमम जो क्वेश्चन आएंगे वो 1 से 2 आएंगे, और मैक्सिमम यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं इन 2 ही टॉपिक से। और यही चीज़ें जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, 20 टर्म होंगे टोटल, ये 10 फोबियाज और 10 डिसेबिलिटीज, टोटल 20 है। इन्हीं को आप लर्न करेंगे, 2 क्वेश्चन आपके पक्के हैं मिनिमम, मैक्सिमम 4। ओके, तो निक्टोफोबिया या नाइक्टोफोबिया हो गया। लर्न फियर ऑफ डार्कनेस, डार्क याद कैसे करेंगे, एन से नाइट और एन से निक्टोफोबिया, क्योंकि नाइट मतलब नाइट में डार्कनेस होगा। नेक्स्ट है
फियर ऑफ ह्यूमन। अब क्या है, किसी ह्यूमन से अगर किसी को डर लगता है उसको कहते हैं एंथ्रोफोबिया। अब उसका किसी को पर्सनली कुछ इस तरह के रिलेशन अच्छे नहीं रहे हो, मतलब ह्यूमन से डर लगता है, किसी भी इंडिविजुअल से हो सकता है। guys, ध्यान रखना यहाँ पे मोव और ह्यूमन में डिफरेंस है। अब किसी को ह्यूमन से डर लगता है, मतलब अब किस तरह का डर, जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे आपने मूवीज़ देखा होगा, जैसे जब हम भी छोटे रहेंगे, मैं अपना निजी एग्जांपल देता हूँ, पर्सनल एग्जांपल। जब मैं छोटा था तो मूवीज़ देखता था, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। अब जैसे हमारे ज़माने के, या हमारे ज़माने से मेरा मतलब ये है कि जब हम बचपन में मूवीज़ देखा था उस टाइम, जैसे अक्षय कुमार है, सलमान खान है, या कोई और सेलिब्रिटीज़ है, बॉलीवुड स्टार है, तो वो जो किसी एक पर्टिकुलर जो विलेन होता था, जिसको हम गुंडा कहते हैं, उसको क्या करते थे, मार देते थे। अब नेक्स्ट मूवी में वो जिंदा हो जाता था, है ना, तो फिर मार देते थे। इस तरह से हमारे को मतलब बचपन में इस तरह की अंदर से एक फीलिंग आती थी कि यार, मतलब उसे डर बना रहता था। जैसे अमरीश पुरी, एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो उनसे मैं अगर पर्सनली बात करूं तो मतलब बहुत डरता था कि यार इस इंसान से, क्योंकि उनका जो रोल होता था ना मूवी में, वो इतना भयावक होता था कि उसे मतलब नॉर्मल इंसान, खासकर बच्चे जो होते हैं वो तो डर जाते थे। अब हमें क्या है, बाकी इंसान से तो हमें डर नहीं लगता है, जैसे हमारे मॉम डैड भाई बहन, उनसे डर नहीं लगता है। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर इंसान से जिसका करेक्टर अच्छा ना हो, या किसी का मतलब आपके सामने की गई कोई भी हरकत अच्छी ना हो, तो आप उससे डर जाएंगे, है ना, फियर ऑफ ह्यूमन। तो उसको कहेंगे फियर ऑफ ह्यूमन। लेकिन अगर आप पूरी भीड़ से, अगर कहीं पे भीड़ बहुत मात्रा में इकट्ठा हुई, तो वो ओक्लोफोबिया होगा। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से फियर ऑफ ह्यूमन है तो एंथ्रोफोबिया होगा। आई होप यार आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है होमोफोबिया। होमोफोबिया ये होता है फियर ऑफ सेक्सुअलिटी, या फियर फ्रॉम सेक्सुअलिटी। अब गाइज, होमोफोबिया इसको आप समझेंगे थोड़ा खुद भी, क्योंकि सेक्सुअलिटी इस तरह का होता है, मतलब गाइज, मतलब जब सेक्स रिलेशन या सेक्सुअलिटी से रिलेटेड फोबिया होता है, डर होता है ना, तो वो होमोफोबिया होगा। इसको लर्न आप खुद ही कर लें। होमो मतलब वैसे भी सेक्सुअलिटी से रिलेटेड है, तो उसको होमोफोबिया मतलब फियर ऑफ सेक्सुअलिटी। इसके साथ ही मैं एडिशनल चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा गाइज। एक चीज़ वर्ड है साइकोलॉजी में, लिबिडो। हालांकि आई होप कि मैंने पहले भी, मुझे याद आ रहा है कि वीडियो में बताया होगा कभी, अगर नहीं आपने देखा तो अभी आप सुन ले इसको और देख ले। लिबिडो, गाइज लिबिडो क्या होता है, ये आपको साइकोलॉजी में इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि आपको दिया होगा लिबिडो संबंधित है, आपके पास 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, और उसमें से एक ऑप्शन होगा सेक्स एनर्जी, या फिर हिंदी में दिया होगा यौन ऊर्जा। क्या होगा दिया हुआ, यौन ऊर्जा। इस तरह से हिंदी मीडियम वाले यौन ऊर्जा, और इंग्लिश में सेक्स एनर्जी, या कुछ और सेक्सुअल एनर्जी इस तरह से दिया होगा। तो गाइज लिबिडो क्या होता है, लिबिडो होता है सेक्सुअल एनर्जी। याद रखना है बिल्कुल आपको, ये लिबिडो, ये वर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लिबिडो होता है, ये मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी। तो होमोफोबिया मतलब फियर ऑफ सेक्सुअलिटी, या मतलब समझ ही गए होंगे आप, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप समझदार हैं। नेक्स्ट है ऑटोफोबिया। ऑटोफोबिया होता है फियर ऑफ एलोननेस या अकेलेपन। गैस होता है बहुत बार इस तरह से, मतलब डिप्रेशन से जब कोई इंसान गुजरता है, जब वो अकेला होता है ना, लोनलेस फीलिंग होती है, लोनलीनेस, बिल्कुल अकेलापन। उस टाइम जब कुछ एक फीलिंग्स आती है, अजीब सी फीलिंग आती है, अपने आप से ही डर बना रहता है कि यार इस दुनिया में मतलब कोई भी उसके साथ नहीं, कोई इंसान है इस दुनिया में जो भी, मतलब लगता है कि वही एकमात्र है, जो पूरी दुनिया वाले हैं, उसका उनके साथ कोई भी दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब जरूर नहीं है कि गाइज आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई होगी, बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जिनके साथ ये चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में हुई होती है, जिनको इस तरह की फीलिंग आती है कि नहीं इस लाइफ में कोई भी नहीं है, मतलब उनको डिप्रेशन में चले जाते हैं वो। उसको फियर ऑफ एलोननेस, मतलब अपने आप से भी डर लगने लगता है, उसको बोलते हैं ऑटोफोबिया। इसको लर्न करेंगे सिंपल कि अपने आप से मतलब ऑटोमेटिक ही हो रहा है, तो उसको ऑटोफोबिया इस तरह से लर्न करेंगे। ओके, इसके साथ ही एक और एडिशनल चीज़ आपको याद रखना है, 9 अभी तक आपको हो गए, 10वां आपको याद रखना है, लोगोफोबिया। ओके, यहाँ पे गाइज हो सकता है कि आपको विजिबल नहीं हो रहा है, तो आपको एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। लोगोफोबिया मतलब स्टडी से डर, है ना, अब पढ़ने से डर है तो उसको लोगोफोबिया कहेंगे, आपको इसको सिंपली याद रखना है। तो गाइज ये थे फोबियाज, यही आपको 10 याद रखने हैं। हालांकि वीडियो क्लास में आपको फिर से बताऊंगा कि कौन कौन सी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब बातें हैं वीडियो के इंपॉर्टेंट सेगमेंट की ओर, जिसका आई होप कि आप भी इंतजार कर रहे थे, वो है डिसेबिलिटीज़। सबसे पहली चीज़, डिसेबिलिटीज़ क्या होता है, विकार क्या होता है। गज डिसेबिलिटीज़ होते हैं कोई नॉर्मल छात्र है या नॉर्मल बालक है, उसमें किसी तरह का गुण दोष का पाया जाना, किसी तरह की डिसेबिलिटीज़ का पाया जाना, विकार का पाया जाना, कमी का पाया जाना, है ना, प्रॉब्लम का पाया जाना। अब वो किसी भी तरह की हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, मानसिक स्तर पे हो सकती है, मेंटल लेवल की हो सकती है, साइकोलॉजिकली हो सकती है, कुछ भी तरह से हेरिडिटी होती है, इन्वायरमेंट की वजह से हो सकती है ना, कुछ भी तरह की हो सकती है, मतलब एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज़ इन अ पर्टिकुलर नॉर्मल चाइल्ड और पर्सन, है ना।
किसी भी साधारण मानव के अंदर किसी भी तरह का विकार पाया जाना उसको डिसेबिलिटी कहेंगे, कि कोई दोष पाया जाना। ओके, तो ये डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन से आपको कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि एग्जाम में पूछा नहीं जाता, आपसे सिंपल पूछा जाएगा। जैसे आपने देखा भी होगा, अगर आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है, अगर आप नए हैं, तब मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम में पूछा जाएगा कि डिसलेक्सिया, ये तो मतलब फेवरेट क्वेश्चन है, ना जाने हर एक टेट में आ ही जाता है। डिसलेक्सिया, नीचे होंगे 3-4 ऑप्शन दिए, पठन विकार, लिखन विकार, गणितीय विकार, शारीरिक विकार। तो आपको टिक करना है पठन विकार पर, है ना, मतलब कि पढ़ने लिखने से विकार। ओके, अब ये क्या चीज़ है मैं समझा जाता हूँ इसको। डिसलेक्सिया मतलब गाइज ऐसी चीज़ जो आपको पढ़ने के लिए मतलब बाधा उत्पन्न कर रही है, जब आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है। मतलब जैसे यहाँ पे डिसेबिलिटी लिखा है, अब कोई ऐसा छात्र होगा, कोई भी व्यक्ति होगा जिसको डिसेबिलिटीज पढ़ना नहीं आ रहा है ना, डिसेबिलिटी जो है प्रोनाउंसिएशन ही नहीं हो रहा है ना, डिसेबिलिटीज पढ़ना ही नहीं आ रहा है बिल्कुल, इसको क्या कहेंगे हम, डिसलेक्सिया। क्या कहेंगे गाइस, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब पठन विकार, जिसको हम कहेंगे अधिगम विकार, या तो पठन विकार या अधिगम विकार। गाइस मैं पूरी एफर्ट कर रहा हूँ कि आपको समझ आए, आई होप अब आपको समझ आ गया। डिसलेक्सिया मैं फिर से बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिसग्राफिया। अब डिसलेक्सिया तो आपको याद होगा, पठन विकार है। डिसग्राफिया, डिसग्राफिया ग्राफ क्या होता है, इस तरह से बनाते हैं ना कॉपी में आप ग्राफ। ओके, तो ग्राफ मतलब लिखने से संबंधित, ग्राफ लिखा जाता है ना, राइट किया जाता है, तो आप ये डिसग्राफिया क्या होगा, लिखने संबंधी या राइटिंग या चित्रकला से। तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट, या तो लिखन विकार आएगा एग्जाम में इंग्लिश में, राइटिंग, चित्रकला भी आएगा, अगर चित्रकला आए तब भी वो डिसग्राफिया होगा। डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर, इंग्लिश में डिसलेक्सिया को रीडिंग डिसऑर्डर कहते हैं। क्या कहेंगे, रीडिंग डिसऑर्डर या रीडिंग डिसेबिलिटीज। डिसेबिलिटीज को डिसऑर्डर भी कहते हैं, यह याद रखना है। ओके, डिसऑर्डर तो डिसलेक्सिया हो गया ना आपको याद, रीडिंग डिसऑर्डर, और डिसग्राफिया राइटिंग डिसऑर्डर, जिसको हिंदी में कहेंगे लिखन विकार। नेक्स्ट है डिसकैलकुया, बिल्कुल ईजी है। अब गणित है, गणित में क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं ना, गणित में क्या करते हैं हम, कैलकुलेशन करते हैं। ओके, तो कैलकुलेशन मतलब कैलकुया, तो जहाँ पे डिसकैलकुया है मतलब गणितीय विकार या अंकन विकार, मतलब ऐसी चीज़ जो आपके गणित में लर्न करने में बाधा प्रकट कर रही है, गणित आपको समझ नहीं आ रहा है ना, गणित में आपको समझ है, तो उसको क्या कहेंगे हम, डिसकैलकुया। ओके, नेक्स्ट है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया होता है गाइस शारीरिक विकार, यानी कि शारीरिक रूप से कमज़ोर होगा कोई छात्र है, शारीरिक रूप से मतलब किसी का बिल्कुल स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसको हम डिस्थीमिया कहेंगे। अब इसको कैसे याद रखना है गाइस, इसको इस तरह से याद रखें, अनीमिया कहाँ पे होता है ना, अनीमिया वाला जो व्यक्ति होगा, कोई भी बालक होगा, वो क्या होगा, कमज़ोर होगा शारीरिक रूप से, तो आप इस तरह से याद रखेंगे, जिसको अनीमिया होता है वो कमज़ोर होता है, तो डिस्थीमिया मतलब शारीरिक रूप से कमज़ोर। नेक्स्ट है डिसअफेजिया। अफेजिया मतलब बोलने संबंधी विकार, ऐसे कोई छात्र मान लीजिए जिसको ज्ञान तो अच्छा है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है किन्हीं कारण से, हो सकता है कि उसकी हेरिडिटिकल प्रॉब्लम हो या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो, या उसका कॉग्निटिव लेवल इतना खराब हो, मतलब कमज़ोर हो कॉग्निटिव लेवल, मतलब उसका संज्ञानात्मक जो शक्ति है ना, कॉग्निटिव पावर। तो डिसअफेजिया मतलब बोलने से संबंधित। डिसअफेजिया, अफेज क्या होता है, अफेज होता है मतलब बोलना ना, अफेज मतलब शब्दों को बोलना, अफेज मतलब बोलना, तो डिसअफेजिया मतलब बोलने संबंधी प्रॉब्लम या बोलने संबंधी विकार। तो डिसअफेजिया मतलब स्पीकिंग डिसऑर्डर, है ना, तो बोलने संबंधी डिसऑर्डर को क्या कहते हैं, डिसअफेजिया। जबकि डिसअर्थीमिया होता है शारीरिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं उनको डिसअर्थीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है डिसअर्थिया। गाइस इस चीज़ को ढंग से समझिए, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बना है, अभी हाल ही टीजीटी कमीशन में भी एक क्वेश्चन आया था। डिसअर्थिया एक होता है, डिसअर्थिया एक होता है ऑर्थोपेडिकली। सबसे पहले मैं डिसअर्थिया बताऊं गाइस, अगर अर्थिया है ना, ARTHEAI, अर्थिया, अर्थिया मतलब अर्थ जैसे भाषण संबंधी कोई प्रॉब्लम है ना, स्पीकिंग डिसऑर्डर है। एक होता है बोलने संबंधी, तब तो डिसऑर्डर है कि भाई बोल नहीं पा रहा है। अगर कहीं पे भाषण दिया जा रहा है, कंटिन्यूस बोलना है, बकने है, जिसको जैसे बकता होता है, बोलता है, वो लगातार बोलता है, कंटिन्यूस स्पीकिंग करना है, वहाँ पे डिसअर्थिया होगा उसके अंदर। ओके, इसके अलावा जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, ऑर्थोपीडिकली इम्पायर्ड चाइल्ड था, या कि भाई ऑर्थोपीडिकली इम्पायर्ड चाइल्ड मतलब ऑर्थोपेडिकली बाधित बालकों में क्या होने की संभावना होती है। क्वेश्चन ये था, ढंग से समझिएगा, टीजीटी कमीशन में आया था, और मैं बताऊंगा इसमें कि गलती क्या हुई थी आम छात्रों से। 90% स्टूडेंट ने वो गलती किया था। ऑर्थोपीडिया बाधित छात्र में निम्न होने में क्या संभावना थी। ऑप्शन 3-4 थे, डिसग्राफिया था, डिसलेक्सिया था, डिसग्राफिया था, एक था डिस्थीमिया। तब बहुत सारे डिस्थीमिया को मार के आगे उनको लगा कि डिस्थीमिया मतलब ऑर्थोपेडिकली इम्पायर्ड चाइल्ड है, तो ऑर्थोपेडिकली मतलब शारीरिक रूप से कमज़ोर होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ऑर्थोपेडिकली इम्पायर्ड चाइल्ड मतलब ऑर्थो होता है कि कोई हड्डी हुड्डी में कोई टूटी होगी, मान लीजिए किसी का हाथ की हड्डी टूटी होगी, ऑर्थोपेडिका मतलब हड्डी हुड्डी से जो मतलब कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे अब मान लीजिए हाथ की हड्डी ठीक नहीं, तो वो ढंग से लिख नहीं पाएगा ना, तो वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से राइट आंसर क्या हो जाना था, ये डिसग्राफिया। ये ही जो है बोर्ड वाले ने HPSSC हमीरपुर ने इसका राइट आंसर दिया था, और बहुत सारों ने डिस्थीमिया मार के आ गया था, और ये गलत हुआ था। आई होप आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट है
डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया होता है चलने फिरने संबंधी जो बीमारी होती है, मान लीजिए डिस्प्रैक्सिया। प्रैक्सिया इसको कैसे याद रखने हैं, प्रैक्सिया मतलब पैर, चलते फिरते कहाँ से है, पैर से चलते हैं ना, तो डिस्प्रैक्सिया मतलब चलने संबंधी या सभी बीमारी, मतलब चलने फिरने से असमर्थ जो व्यक्ति है, जो बालक है, उनको डिस्प्रैक्सिया कहा जाता है। नेक्स्ट है डिस्गोल्जिया, डिस्गोल्जिया मतलब मानसिक उलझन, मेंटल प्रॉब्लम या मेंटल कन्फ्यूजन, जो मेंटल कन्फ्यूजन होता है, मानसिक उलझन पड़ी रहती है इंसान को, उसको डिस्गोल्जिया कहेंगे। याद कैसे रखेंगे, गोल्जिया मतलब गोल मटोल हो गया है ना, तो डिस्गोल्जिया मतलब मानसिक उलझन। नेक्स्ट है डिसभूलिया, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, एडजस्ट करना आपको पड़ेगा बिकॉज इंपॉर्टेंट है, हैंड रिटन नोट्स है बिल्कुल। एक चीज़ मैं आपको आज की डेट में कोई भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना स्टडी मटेरियल नहीं देता हूँ जितना हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें पर्सनली फाइनेंशियल हेल्प करना चाहता है, तो वो जो है 82 197 48 963 पे व्हाट्सएप कर सकता है। अगर कोई इस नंबर पे तभी आप मैसेज करें अगर कोई फाइनेंशियली हेल्प करना चाहता है हमें, 20 50 100 200 500 किसी भी तरह की एनी काइंड ऑफ हेल्प, वो हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा आपकी तरफ से। अगर कोई फाइनेंशियल हेल्प करना चाहता है, कंडीशन नहीं है, नेसेसरी नहीं है, आपकी इच्छा है, अगर आप चाहे तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है डिसभूलिया, डिसभूलिया होता है गाइस कंसंट्रेशन ना रखे पाने की प्रॉब्लम। जैसे बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं जो अपने कंसंट्रेशन पावर को संभाल नहीं पाते हैं, कंसंट्रेशन उनकी बिल्कुल वीक होती है, उसको हम कहते हैं डिसभूलिया, मतलब ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता उनका। तो जो ध्यान केंद्रित नहीं होता है उसको डिसभूलिया कहेंगे। सिंपल याद रखेंगे, भूलिया मतलब भूलता है वो, ध्यान उसका कंसंट्रेट नहीं हो रहा, तो उसको डिसभूलिया कहेंगे। नेक्स्ट है एलेक्सिया, गाइज एलेक्सिया होता है शब्द ना पहचानना। गाइज यहाँ पे कंफ्यूजन बना रहता है एलेक्सिया और डिसलेक्सिया से। अगर आए डिसलेक्सिया जो कि आता है कॉमन, तब वो रीडिंग डिसऑर्डर होगा, पठन विकार। अगर सिंपल एलेक्सिया आए तो एलेक्सिया मतलब शब्द ना पहचानना, मतलब ऐसे होता है रिकॉग्नाइजेशन, मतलब कोई वर्ड नहीं पहचाना जा रहा है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है डिसअफेजिया, अब मान लीजिए समझ तो आ रहा है बालों को कि डिसअफेजिया लिखा है, लेकिन वो शब्द को समझ नहीं पा रहा है कि इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करे, कैसे ये चीज़ क्या है। जब वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, शब्द को पहचानता ही नहीं है, उसको हम एलेक्सिया कहेंगे। डिसलेक्सिया कहेंगे तो रीडिंग डिसऑर्डर होगा, मतलब पठन विकार होगा। सिंपल एलेक्सिया बोलेंगे तो शब्द ना पहचानना। नेक्स्ट है हाइपरेक्सिया, हाइपरेक्सिया होता है कि पढ़ा हुआ याद नहीं आना, हाइपरेक्सिया। हाइपर, जब कोई हाइपरेक्सिया हो जाएगा, हाइपरेक्सिया तो जो पढ़ा हुआ तो है लेकिन वो याद नहीं आ रहा है वर्तमान समय में, एट द मोमेंट उसको रिटेंशन नहीं हो रहा, मतलब रन नहीं हो रहा, तो ये डिसेबिलिटीज़ होगी जिसको हाइपरेक्सिया कहते हैं। तो गाइज ये था डिसेबिलिटीज़ और फोबियाज़ का चैप्टर। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह का प्यार हमारे ऊपर बनाए रखेंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी। तो कैसी लगी आपको वीडियो, 3 काम करने, वीडियो को सबसे पहले लाइक तो जरूर करना ही है। लाइक को करने के साथ साथ आपको अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देनी है। और तीसरी चीज़, वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, बिकॉज गाइज आप शेयर करेंगे तभी आपको पता है हमें व्यूज़ मिलते हैं और उस व्यूज़ से हमें मोटिवेशन मिलता है। कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आप जानते हैं आपके कमेंट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके कमेंट से हमारे अंदर अथाह प्रेम या अथाह सागर उत्पन्न होता है, जिससे हमें लगता है कि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनानी चाहिए, मतलब जिम्मेवारी का एहसास होता है हमारे अंदर। और अगर किसी को मैंने बताया कोई फाइनेंशियल हेल्प करना चाहता है तो वो मैंने नंबर दिया था, वीडियो को रिवाइड करे पीछे, तो हमें उसमें मैसेज कर सकता है। गाइज एक चीज़ और, फालतू आई इन द मैन, अगर आई मीन टू से कि कोई क्वेश्चन पूछना तो कमेंट सेक्शन में पूछें। जो व्हाट्सएप मैंने नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर ओनली फॉर फाइनेंशियल हेल्प। ओके, तो ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और खास टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेट की प्रिपरेशन करते रहिएगा। जय हिंद।